गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। आप सारे लोग जानते हो कि एमयू का जो रिजल्ट आया है, तमाम बहुत सारे कोर्सेज का आ चुका, कुछ का बाकी भी है। उसमें खास तौर से 11th का जो रिजल्ट आया है और ग्रेजुएशन में बीए का, उसको लेके कुछ खास बात आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो तमाम रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे कामयाब हुए और बहुत सारे बच्चे उसमें नाकामयाब रहे। जाहिर सी बात है, एग्जाम में ये होता है कि जो भी टेस्ट होते हैं उसमें बहुत से बच्चे बैठते हैं और उनमें कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इस पूरे पस मंजर में देखेंगे हम लोग कि जो बच्चे सिलेक्ट हो पाए हैं या जो नहीं हो पाए वो क्या कर सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए। आदाब, मैं हूं नुरैन खान और आप देख रहे हैं इल्मी डोज। आप देख रहे हैं इल्मी डोज, इल्म जो काम आए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक मौका मिला आगे बढ़ने का, एमयू के साथ जुड़ने का। और एमयू से जुड़ने का मतलब है कि पूरी एमयू तहरीक के साथ जुड़ने का मौका मिला है, जो एक तारीखी अपने आप में उनके लिए, उनकी ज़िंदगी का एक तारीखी लम्हा है। लेकिन जो बच्चे नाकामयाब हो गए तो अपने आप को नाकामयाब ना समझें। उसकी वजह क्या कि ज़िंदगी में इस तरह के हालात आते रहते हैं। जब इंसान किसी चीज़ की कोशिश करता है तो कभी कामयाब भी होता है और कभी नाकामयाब भी होता है। कामयाबी से इंसान को एक अंदर गुरूर नहीं आनी चाहिए और नाकामयाबी से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हवाले से। वो इंसान है जिसने दुनिया को ये सिखाया कि हालात कुछ भी हों, हार नहीं माननी है। चाहे आप किसी भी हालत में हो, किसी भी हालात में हो, आप हार न माने। उसकी ज़िंदगी को जब आप देखेंगे तो पूरी ज़िंदगी में वो लगातार, अगर 42-43 साल की ज़िंदगी में, वो तकरीबन बेचारा 36-37 साल तक स्ट्रगल ही करता रहा। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि वो पूरे 43 साल तक स्ट्रगल करता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 36 और 37 ईयर्स तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसने किया, जब तक कि हिंदुस्तान में वो पानीपत जीतने के बाद अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब नहीं हुआ। तो उसकी दो बड़ी खास बात है। एक बात तो ये, वो कहता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं माननी है। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि आप जिस वक्त और जिन हालात में जी रहे हो वहां पर अपने स्किल पर मेहनत करो, अपने जो 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 जिन चीजों की जरूरत जिस वक्त में है उन पर मेहनत करो। तो जो बच्चे नाकामयाब भी हो गए हैं वो इससे डिसहार्टेन ना हो, उन्हें जिंदगी में अल्लाह और भी मौका देगा और आप जो है आगे बढ़ सकते हो, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि आपको आगे बढ़ना है। बाबर का एक बड़ा मशहूर कोट है जो मैं यहाँ कोट करना जरूर चाहूंगा। वो जब खानवा के मैदान में बड़ा सख्त मामला था और बहुत सख्त जंग थी, वो बड़े बड़े उसके कमांडर्स ने हथियार डाल दिए एक तरह से बाबर के सामने आके। उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर था जो राइट हैंड था बाबर का, हिंदू बेग नाम था। उसने कहा कि बाबर, ये कि तुम यहाँ मरवाने लाए हो, खुदकुशी करवाओगे हम लोगों से? तो उसने अपना हथियार बाबर के सामने डाल के, और इंसिग्निया होता था उसने उतार के रख दिया और कहा कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के। कहा कि ब्लैक इन माई फेस इफ इवर आई क्रॉस इंडस टू टेक जॉब इन योर एम्पायर। अगर मेरा चेहरे काला कर देना, अगर मैं कभी पलट के तुम्हारे एम्पायर में नौकरी लेने के लिए आ जाऊं। तो आप सोच सकते हैं किस तरह के हालात रहे होंगे। वहां बाबर ने एक स्पीच दिया, कहा कि ठीक है जिसको जाना जाए लेकिन मेरी एक बात सुनती जाए। तो इसने खुतबा दिया, स्पीच दिया। उस स्पीच का एक टुकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारा है कि सारा स्पीच ही अपने आप में। वो कहता है, मशहूर और कामयाब होना हमारी अमानत है, ये जिंदगी मौत की अमानत है। आओ हम वो ले लें जो हमारी अमानत है, इससे पहले कि मौत ले ले जो उसकी अमानत है। तो आप समझ सकते इसके बाद क्या हुआ होगा। वो तमाम कमांडर्स जो छोड़ के भाग रहे थे या वहां से निकल जाना चाहते थे, जो समझते थे कि हमको लाके फंसा दिया गया है, वो सारे के सारे अपने हथियार उठाए और अपने उसमें मयान लगाए और कहा कि ठीक है चल तेरे नाम पर बाबर, चलो तेरे नाम पर मरना भी सही। तो बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि आप जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जिंदगी में आने का मकसद आपका सिर्फ ये नहीं कि आप जी के चले जाएं, आने का मकसद कुछ करके जाएं, आपका नाम हो, आपको याद लोग करें और अच्छे नाम से याद करें। तो जो खास दूसरी बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बच्चे नाकामयाब हुए हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चे कामयाब हुए उन्हें अपने इस कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, न कि उन्हें गुरूर का शिकार होना चाहिए। घमंड मैंने कर लिया, आपने मेहनत किया, आपको रिवॉर्ड मिला, अच्छी बात है। आप इस अगर आपने अपनी इस कामयाबी को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो आगे शायद बड़ी कामयाबियों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे आप। इसलिए जब कामयाबी मिले तो बहुत ही हम्बल तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए, ताकि आगे और भी कामयाबी के मौके मिलते रहें। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं,
इन रिजल्ट्स को अगर देखा जाए तो आप एक चीज आपसे कहना मतलब मैं शेयर करना जरूर करना चाहूंगा कि जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थी अपने वीडियो में, अल्लाह का शुक्र रहा ऑलमोस्ट उसी पर कट ऑफ गया है। अगर आपको देखना है तो आप खुद जाकर जो मेरी पिछली वीडियो थी कट ऑफ को लेकर उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। वहां जाके आप देख सकते हैं कि मैंने 11th को लेकर, आर्ट्स कॉमर्स को लेकर, साइंस को लेकर क्या मतलब कट ऑफ का हमने एक अंदाजा बताया था कि इस पर ही कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, और अल्लाह का शुक्र रहा ऑलमोस्ट कट ऑफ उसी पर गया है। जिसको भी देखना है आप जाके हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ये कि जो बच्चे नाकामयाब हो गए हैं उनके लिए एक बात, जिन बच्चों का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिन बच्चों का चांस मिनिमम है उनके लिए क्या मामला हो सकते हैं, और जो इन दोनों ही क्राइटेरियाज में नहीं है तो उनके लिए सेल्फ फाइनेंस का मामला क्या होगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग वो करेंगे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपसे शेयर करना जरूर चाहूंगा कि कुछ लोगों के कहने की वजह से मैंने जो है इस दफा एक ऑनलाइन पोर्टल पर थोड़ा सा कुछ बच्चों को, चंद बच्चों को लेकर मैंने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था कि 11th के आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। तो अल्लाह का शुक्र रहा उसमें जो 4-5 बच्चे थे सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। लेकिन उसमें कमाल की बात ये नहीं है कि सिलेक्ट हो गए, कमाल की बात ये है कि 80 मार्क्स को लेकर ही हम उनको मेहनत कराया था। मैंने पहले कहते भाई 80 मार्क्स सही मैं कराऊंगा, 20 मार्क्स जो मैथ का वो मैं नहीं कराऊंगा। बावजूद उसके वो सब के सब 100 और 150 के अंदर जो है जो उनकी रैंकिंग रही उसमें आ गए वो लोग। तो इससे मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि इसको जो है बड़े पैमाने में भी किया जा सकता है, और उसमें अगर मैथ्स को ऐड कर दिया जाए और उसके साथ करा दिया जाए तो शायद बच्चे ये और भी टॉपर्स के उसमें लिस्ट में जा सकते हैं, अंडर 50 जा सकते हैं, अंडर 20 जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये नहीं कि मैंने क्या किया नहीं किया, बताने का मकसद ये है कि इस ट्रायल के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी कि जो 3 चीजों को लेकर एड्रेस करने को है। पहली बात तो ये है कि जो बहुत से बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं, एक तो कोचिंग का जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, अब आम तौर पर आप देख सकते हैं। दूसरी बात की वो तो एक चीज हो गई, यहाँ आकर यहाँ रुककर कोचिंग करने के एतबार से एक बच्चे पर कम बेश तकरीबन 40 से 50 रुपए खर्च हो जाता है। तो एक तो ये फाइनेंशियल बर्डन। दूसरी बात, जो बच्चे आते हैं बहुत ही एडवर्स कंडीशन में रहने के उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और वो बहुत ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा जो है दबाव में आ जाते हैं। इससे उनके परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, और इससे जाहिर सी बात है वो बच्चे काफी परेशान भी रहते हैं। खास तौर से जो बच्चियां आती हैं, हर गार्जियन चाहता है कि उसकी बच्ची जहां पर है सेफ रहे। अब ये कोचिंग वगैरह में जो बच्चियां आके यहाँ पर फिजिकली कोचिंग करती हैं तो उनकी एक बड़ी दिक्कत ये भी आती है, एक तो रहने सहने का मसला, खान पान का मामला, बच्चियां हैं सिक्योरिटी का मामला। हर पेरेंट्स चाहते हैं या हर गार्जियन चाहता है कि उसकी बच्ची सिक्योर रहे। तो दूसरी बात ये मेरे जहन में थी कि अगर ऐसे लोगों को कैसे एड्रेस किया जाए। और तीसरी चीज कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते हैं, जो बहुत कम वसाइल वाले बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास या गार्जियन के पास पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो बच्चे कैसे आएंगे। तो उनको एक फेयर चांस तो मिला नहीं एग्जामिनेशन में जाने के लिए, या एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के एतबार से एक फेयर चांस तो नहीं मिल पा रहा है। तो इन 3 चीजों को जहन में रख के मैंने एक छोटा सा ट्रायल लिया था कि ऑनलाइन में देखते हैं क्या हो सकता है। तो मकसद ये है कि जो बच्चा जहां पर है वहीं पर रह के अपनी तैयारी कर सके, जो बच्ची जहां पर है अपने घर में रह के सिक्योर तरीके से तैयारी कर सके, और जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, तो बहुत नॉमिनल उस पर भी जो है वो तैयारी कर सकें ताकि उनको एक चांस मिल सके अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का। इस निस्बत से मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रही तो एक बड़े लेवल पर जो है इस नेक्स्ट सेशन में 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स का और BA का जो कोचिंग का जो है एक ऑनलाइन पोर्टल डाला जाएगा बड़े लेवल पर, ताकि तमाम की जो आपको मैंने 3 प्रॉब्लम बताए इसको एड्रेस किया सके। अब अगली बात कि जो बच्चे, अब आइए बात वो करते हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं 3-4 बातें खास बता दूं। पहली बात तो ये है कि आप तमाम लोग जो सिलेक्ट हुए हो प्रोविजनली, वो counseling.amuonline.ac.in इस पर जो है जाकर लॉगिन अपना करके रिपोर्टिंग कीजिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्टिंग आपने नहीं की रिक्वायर्ड टाइम पर, अभी उसका डेट नहीं आया, डेट आ जाएगा, तो आप जो है फिर एडमिशन लेने को लेकर जहां तक मामला है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस टाइम एमयू का जो साइट है www.amucontrolexam.com उस पर विजिट करते रहें, देखते रहें क्या अपडेट्स आ रहे हैं। वैसे भी जब ये अपडेट आएगा तो मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप तमाम लोग तक ये बात
पहुंच सके। तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो counseling.amyonline.ac.in पर जाकर जो है अपना वो लॉगिन वगैरह रिपोर्टिंग का जब होगा तो कर दीजिएगा। दूसरी बात ये करने के बाद जब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस वक्त खास बात, एक तो जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्कशीट आपका है, जैसे 10th का मार्कशीट होगा वो, और वो टीसी वगैरह जो होता है वो जरूर करा लीजिएगा, अपना ओरिजिनल आपके साथ होना चाहिए। दूसरी बात कि कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, और जो और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह, ये सारे के सारे ओरिजिनल फॉर्मेट में आपके पास उस वक्त होने चाहिए। क्योंकि अगर नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर कहीं दिक्कत आई तो आपके एडमिशन को रिजेक्ट भी किया सकता है। तीसरी बात कि आप इन चीजों से अपडेट रहने के लिए, जब तक अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मामला नहीं आ रहा है और उसकी डेट नहीं आ रहे हैं, तो amucontroller.com पर जाकर जो है examination.com पर जाके उस पर विजिट करते रहिए। वो अलग बात है कि हम या हमारे ऐसे और भी जो लोग होंगे वो आपको बताएंगे जब आएगा ये, तो लेकिन फिर भी आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सिलेक्ट हुए हो, आपने मेहनत किया है और आपकी मेहनत का सिला अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप इस पर अलर्ट जरूर रहिएगा। और फिर जो है आप जब काउंसलिंग का मामला आएगा तो अपने अकाउंट को जो है आप लॉगिन जरूर कर दीजिएगा, जिस अकाउंट से आपने अपना फॉर्म भरा होगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का चांस मेमो में आया है। देखिए होता क्या है, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि मेरा चांस मेमो में 90 रैंक आ रहा है या 100 आ रहा है, तो मेरा कहाँ होगा, मेरा कैसे हो पाएगा। ये चीज आपने जहन से बिल्कुल आप निकाल दीजिए। उसकी वजह बताऊं क्या है। वजह यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे एमयू उन्होंने भरा है वैसे जामिया का भी भरा है, पता चला उस बच्चे का दोनों ही जगह हो गया, तो एडमिशन तो एक ही जगह लेगा वो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों जगहों पर होने पर कभी कभी कोई जामिया को भी प्रीफर कर लेता है, तो अगर उसने वहां एडमिशन लिया तो यहाँ उसका खाली हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामला होते हैं जिसमें अच्छे खासे सीट खाली होने के चांसेस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाज औकात क्या होता है कि कुछ बच्चे जो साइंस के हैं उन्होंने आर्ट्स में फॉर्म भर दिया, अब इत्तेफाक ये हुआ कि उनका साइंस में भी हो गया और आर्ट्स में भी हो गया, और कोई ऐसा बच्चा है जिसका साइंस के में भी उसका सिलेक्शन हुआ पड़ा हुआ है और उधर डिप्लोमा भी उसने कर लिया है, इधर उसका आर्ट्स में भी हो गया, तो इस कंडीशन में वो किसी एक ही में एडमिशन लेगा। तो अच्छे खासी सीट्स इस मामले में होकर प्रोफाइलिंग होकर खाली भी हो जाती है। तो रिपोर्टिंग के टाइम पर जब आपको रिपोर्टिंग का मौका दिया जाएगा ऑनलाइन, जो बच्चे भी चांस में है, इस मौके को गवाइएगा मत, ये सोचकर कि आपका चांस में ज्यादा है या कम है। उस मौके का फायदा उठाइएगा, आप जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एडमिशन नहीं होगा, अल्टीमेटली ये हो सकता है, लेकिन अगर आपने भर दिया, आपने रिपोर्टिंग कर दी, तो चांसेस इस बात के भी हैं कि आपका सिलेक्शन हो भी जाए चांस में होगा थ्रू, इसको हम लोग वेटिंग लिस्ट कहते हैं। और आखिरी बात, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं इन दोनों प्रोसेस के थ्रू नहीं हो पा रहा है या दोनों में कहीं पर नाम नहीं है, तो वो भी ना घबराएं, क्योंकि अगर आपने अपने फॉर्म में सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन टिक किया है तो फिर सेल्फ फाइनेंस के लिए भी आप वो होगे, कहीं ना कहीं जाके आपको कंसीडर किया जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये इन चीजों पर आप जरूर ध्यान दीजिए, और अगर इसको लेकर चलेंगे तो इसमें काफी हद तक आपको जो है आसानी हो जाएगी। सेल्फ फाइनेंस का जो मामला है वो जाहिर सी बात अभी तो होगा नहीं, वो इन एडमिशंस के होने के बाद ही सेल्फ फाइनेंस का होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और जो लोग इसमें जो भी कंसर्न आपको समझ में आ रहा हो, जहां भी आपको लगता हो कि आपको कुछ जानने की जरूरत है, तो उसको लेकर आप कमेंट भी जरूर करें कि आप जो है क्या जानना चाहते हैं, क्या नहीं जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप तमाम के तमाम लोगों के जो भी क्वेरीज हो उनको एड्रेस किया जाए। और आखिर बात यह कि आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो मेरे चैनल इल्मी डोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।